हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। और इस शो की खासियत तो ये है कि हम आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं इस शो में। लेकिन चलिए यहाँ पर सबसे पहले आरबीआई ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है और ब्याज दर बिना बदलाव के 6.5% पर बरकरार रखा है। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की बड़ी बातों की जानकारी देते हुए महंगाई पर चिंता जताई है। मॉनेटरी पॉलिसी की बड़ी बातें क्या क्या निकल कर आई हैं, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ अहम ऐलान महंगाई को लेकर चिंता जो जताई गई है और उसके साथ साथ आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती कब होने की संभावना है। कुल मिला के बड़ी बातें क्या आई हैं पॉलिसी में से, बताएं हमें विस्तार से। बिल्कुल, आरबीआई ने ब्याज दर में बदलाव नहीं किया और बड़ी बातें ये निकल कर आई हैं जो कि एक्सपर्ट भी हमारे हाईलाइट कर रहे थे कि एमपीसी के 4 सदस्य दरें स्थिर रखने के पक्ष में थे। यानी कि इस बार ऐसा हुआ है कि 2 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने की रुख में नरमी, न्यूट्रल और ब्याज दरों में कटौती की भी बात की होगी। आगे स्टेटमेंट आएगा, एमपीसी मिनट्स आएंगे, उसमें ज्यादा चीजें क्लैरिटी से निकल कर आएंगी। लेकिन एमपीसी के 4 सदस्य इस बार दरें स्थिर रखने के पक्ष में थे। इसके अलावा जो बड़ी बातें निकल कर आई, आरबीआई ने जो अपने स्टेटमेंट की शुरुआत जो की है वो इस लाइन से की है कि अगले 10 सालों के लिए भारत का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, भारत की जो ग्लोबल छवि है, उसे मजबूत करने के लिए उनका एक्शन प्लान तैयार है। इससे उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की। इसके अलावा महंगाई को लेकर उनका बयान आया, आउटलुक आया कि FY25 के लिए सीपीआई महंगाई 4.5% पर बरकरार रखी और Q3 FY25 में 4% के नीचे भी महंगाई दर आ सकती है, ये भी उन्होंने हाईलाइट किया। हालांकि खाने पीने की चीज़ों से महंगाई बढ़ने का भी खतरा है और महंगाई में ऊपर की तरफ जोखिम अभी भी बना हुआ है, इसलिए वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर ज़्यादा जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव बयान निकल कर आए। FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान उन्होंने बढ़ा दिया, 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट भी हुआ है बैंक्स और एनबीएफसीज को लेकर और जो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने हाईलाइट की, उनका ये कहना था कि एनबीएफसीज को दिए जाने वाले बैंक लोन और एडवांसेस में धीमापन आया है, इस पर वो नजर रखे हुए हैं। मार्च अंत तक बैंकों के एनपीए 3% के नीचे आ चुके हैं। भारत में फॉरेक्स रिजर्व अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड लेवल्स पर आ चुका है और इस बार करीब $650 बिलियन से ज़्यादा के फॉरेक्स रिजर्व इस वक्त भारत के पास हैं, तो ये एक पॉजिटिव खबर आई है। इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट में उनका कहना था कि डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस को वो और सुधारने की कोशिश करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर वो और काम कर रहे हैं। छोटी रकम के लोन पर ब्याज दर ज़्यादा पाया गया है, इस पर भी वो नज़र रखे हुए हैं और आगे देखना होगा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और जो छोटे एनबीएफसीज हैं उनके लिए किस तरह का फैसला निकल कर आता है। उसके अलावा बल्क डिपॉजिट लिमिट जनवरी में आरबीआई ने वो बढ़ा दिया था कुछ चुनिंदा बैंकों के लिए, उसकी भी समीक्षा वापस से की जा सकती है। तो मोटा मोटी ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट थे जो आज की पॉलिसी में निकल कर आए। शुक्रिया पूजा तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए। और यहाँ पर बड़ी हाइलाइट्स के अलावा आइए वो बातें भी आपको सुनवा देते हैं जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कही हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। अहम बातें जो कि ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने का एक निर्णय क्यों लिया गया और साथ ही महंगाई को लेकर आरबीआई का अब किस तरह का रुख है, आइए एक बार सुन लेते हैं। After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The inflation growth balance is moving favorably. Growth is holding firm. Inflation continues to moderate, mainly driven by the core component, which reached its lowest level in the current series
in April 2024. The deflation in fuel prices is ongoing. Food inflation, however, remains elevated. While the MPC took note of the disinflation achieved so far without hurting growth, it remains vigilant to any upside risks to inflation, particularly from food inflation, which could possibly derail the path of disinflation. Hence, monetary policy must continue to remain disinflationary and be resolute in its commitment to aligning inflation to the target of 4% on a durable basis. Sustained price stability would set strong foundations for a period of high growth. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC. चलिए, तो ये रही आरबीआई पॉलिसी की बड़ी बातें और हमने देखा कि बाजार में भी रिएक्शन दिखा है। लिहाजा फिलहाल अगर हम देखें तो लगभग 255 पॉइंट की तेज़ी हमें निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। 23,000 के पार अभी निफ्टी बना हुआ है लगभग 1.25% की तेज़ी के साथ। सेंसेक्स में आप देखिए 850 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही। 1.25% की तेज़ी के साथ 75,942 के लेवल सेंसेक्स पे दिखाई दे रहे हैं, जबकि बैंक निफ्टी 350 अंक ऊपर है और यहाँ पर 49,649 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार ने कैसे समझा है आरबीआई की पॉलिसी को और आपके लिए अब बाजार में कहाँ कुछ टिप्स और ट्रिगर्स हैं? हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा है, एंजल वन के राजेश भोसले हैं। आप दोनों का स्वागत इस खास पेशकश में। विवेक, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हमें पॉलिसी आती हुई दिखी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया बाजार को। आरबीआई की पॉलिसी के तुरंत साथ में ही हम देख रहे हैं कि आईटी काउंटर्स हैं जहां पर फिलहाल अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दे रही। देखिए, विप्रो 5.25% ऊपर है, एलटीआई माइंट्री 3.5%, इन्फोसिस लगभग 3.5%, टेक महिंद्रा में भी 3.5% की तेजी है। बाजार का नजरिया पॉलिसी पर किस तरह से बैठ रहा है, विवेक समझाएं। गुड मॉर्निंग सभी को पैनलिस्ट पे। देखिए, पहली चीज तो ये लगभग तय था कि पॉलिसी में कोई फेरबदल नहीं होगा और इंटरेस्ट रेट में कटौती नहीं होगी। मेरा ये बहुत एकदम स्ट्रांगली मानना है कि जब तक फेड और दूसरे वर्ल्ड बैंक्स कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, वो लोग कटिंग चालू नहीं करते हैं, तब तक आरबीआई नहीं करने वाला है। तो जो उम्मीद लगा के बैठे कि अगले 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, अगली मीटिंग को हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता है कि वैसे कुछ आरबीआई करने वाला है। इसके कारण भी है, वो मुझे मालूम नहीं है उसके कारण, मतलब डिस्कस करने के लिए टाइम है क्या, लेकिन बाजार इसको ओवरऑल पॉजिटिव ले रहा है, क्योंकि बाजार ये नहीं देख रहा है कि रेट कट आया है कि नहीं आया है। बाजार कमेंट्री पे जा रहा है और कमेंट्री एकदम पॉजिटिव है, जहाँ पे आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस में भी डिफ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो और दूसरी चीज ग्रोथ कंट्रोल में, अभी फिलहाल में आरबीआई ने बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दिया था गवर्नमेंट को, तो वो भी एक पॉजिटिव, मतलब कमाई हो रही है ओवरऑल। तो मुझे नहीं लगता है कि रेट कट इमीडिएटली आएगा, लेकिन जो कमेंट्री है वो बाजार बहुत पॉजिटिवली लिया है और वो अपने को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसके लिए आगे चल के भी ओवरऑल जब तक ये इन्फ्लेशन वगैरह डीरेल नहीं हो, मुझे नहीं लगता है कि बाजार इसको नेगेटिवली लेने वाला है। चिंता, शक और शुबा बाजार को यहाँ पर नहीं लग रही है आरबीआई पॉलिसी के अनाउंसमेंट पर। दर्शकों के साथ जुड़ते हैं, उनके सवालों को शो में शामिल करते हैं। नोएडा से विकास मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। बताइए, किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं, किस भाव पे खरीद है? जी, मैं विकास बोल रहा हूँ नोएडा से। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने आईआरबी इंफ्रा के 500 स्टॉक खरीद रखे हैं 72 के भाव पर। ओके। तो मुझे ये पूछना था कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और मुझे क्या ये मेरा डिसीजन सही है? ओके, आपने कितने समय के लिए इसमें रुकना है, कुछ अंदाजा दे पाएंगे हमें क्या? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं इंतजार करता हूँ 50% या 100% रिटर्न के प्रोस्पेक्ट से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो
ऐसा कोई टाइमलाइन मैंने फिक्स नहीं किया है, मुझे बस प्रॉफिट अच्छा गेन करना है। चलिए मैं थोड़ा सा नियर टर्म आउटलुक समझती हूँ और राजेश के पास जाऊंगी उसके लिए। तो राजेश देखिए, तमाम तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, चैनल चेक्स भी ये बता रहे हैं कि जो एम्बिशियस 100 डे का प्लान होने वाला है मोदी 3.0 का, उसमें बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर हम फ़ायदा होता हुआ देखेंगे। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इनकी जो बाइंग प्राइस है, इससे अब कितना इनको नियर टर्म आउटलुक आप रेकमेंड करेंगे? बिकॉज इनका एक ही मकसद है, मुनाफा कमाना। नमस्कार विकास जी। काफी अच्छे लेवल्स, मतलब अभी जिस लेवल्स पे बाइंग है, तो यहाँ पे तो कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। बट स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। एंड यहाँ से अगर 75-76 लेवल से अगर ब्रेकआउट आता है, तो जो आपका जो नजरिया है 88-90 लेवल्स तक इस स्टॉक में आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, बट बहुत ही नियर टर्म में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम सर्ज दिख रहा है इसमें। तो बने ही रहिए, नियर टर्म में 88-90 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बताएंगे आपने क्या रेकमेंड किया था इनको? आरबी इंफ्रा जो अभी 72 लेवल्स पे है, वो बने रह सकते हैं। यहाँ से 88-90 नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते स्टॉप हैं। लॉस 75-76 का रेजिस्टेंस है। अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो 66 के पास एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है। चलिए 66 का स्टॉप लॉस लगाकर रुके रहिएगा, आपको ये सलाह दी जा रही है आईआरबी इंफ्रा में। दिल्ली से करण भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण हाय, गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शेयर बाजार सबका अधिकार, ये जो मुहिम आपने चलाई है ये बहुत बढ़िया मुहिम है। बहुत और बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट थोड़ा फालतू लूंगा। आपके यहाँ जो एनालिस्ट हैं, संजीव बसीन जी, गौरंग शाह जी, आस्था जैन जी, जो आईपीओ के बारे में बड़ी डिटेल में बढ़ाते हैं, आपने इतने अच्छे अच्छे एनालिस्ट आए हैं और वो जो कॉन्फिडेंस देते हैं, संजीव बसीन जी और संजीव बसीन जी और डिम्पी काल्दा की जो जोड़ी है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अगर आप, मुझे दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ तो नोएडा में आपका ऑफिस है, अगर आप हमारे जैसे निवेशकों को अगर अपने शो पे बुलाएंगे तो एक बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना भी होगा आपसे, लेकिन जब तक वो होता है तब तक इस शो के जरिए और ऐसे कई सारे शोज हैं उनके जरिए हम दर्शकों से जुड़ने की बहुत बहुत कोशिश करते हैं। और धन्यवाद आपका, इतना आपने हमारे तारीफ की हमारी और इतना प्रोत्साहन हमें दिया है। हमें अच्छे शोज और बनाने के लिए ये सारी बातें जो है बहुत बढ़िया मनोबल देती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करण। आपकी जो टीम है, आप हो गए, डिम्पी काल्दा जी हो गए, अभिषेक जी हो गए, वो एक अलग लेवल की है। वो जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना हमें, जी जी, जैसे डिम्पी काल्दा जी बताती है कि शेयर बढ़ता तो सीढ़ियों की तरह लेकिन गिरता लिफ्ट की तरह है। हाँ। तो एक अलग तरह की टीम है और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। कोशिश यही होती है कि आप निवेश के तमाम पहलुओं को समझें और अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में खुद लें। बताइएगा करण, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? मैम देवयानी इंटरनेशनल शेयर है मेरे पास 1173 पे। ओके ठीक है। तो और क्या नजरिया है, और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बुलाइए। दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ तो एक बार जरूर एक मीटअप प्लान किया जाएगा। अच्छा, आपको कितना रुकना होगा देवयानी इंटरनेशनल में? मैम मैं काफी दिन से रुका हुआ था, लेकिन अब इसमें चाल दिख रही है तो आगे का नजरिया अगर पता चल जाएगा तो मैं रुक सकता हूँ। चलिए, आपको भी नियर टर्म आउटलुक ही जानना है तो राजेश आप ही के पास आऊंगी मैं। बताइएगा, 173 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए, ये वीक में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक में 13% अप है फॉर द वीक। एंड अगर वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है 171 के पास, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इनका ऑलरेडी बाय है, तो बाय बने रहिए। हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो है स्टॉक प्राइस में 195 तक अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और राइट, चलिए आपको ये सलाह आती हुई देवयानी इंटरनेशनल में रुके रहें, ये राजेश भोसले की राय है। हम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैडम। बताइए मैडम, मेरा नेल्को शेयर के बारे में था क्वेश्चन। आपकी बाइंग प्राइस 145 है? हाँ यस, 145। ठीक है, तो आप तो फिलहाल मुनाफे में हैं सर, कितना रुकना चाहते हैं इसमें? और मैडम ये टिल 24 एंड तक। 24 एंड तक, इंटरेस्टिंग। विवेक, क्या व्यू बनता है? ये मुनाफे में है फिलहाल, 145 अच्छी बाइंग प्राइस, क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने वापस बहुत शॉर्ट टर्म व्यू एक्चुअली पूछा है, क्योंकि 6 महीने तो 24 के चले गए।
और बचे खाली 6 महीने हैं। लेकिन ओवरऑल नजरिया दे देता हूं मैं। लेकिन बहुत ही शानदार कंपनी है और जिस हिसाब से एल्यूमिनियम का कंजम्पशन चल रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और अच्छा करेगा। अभी रिसेंटली बाजार के साथ ये गिरा था और वापस अब रिकवरी मोड में है। मुझे लगता है कि ये रिकवरी भी आपको देते हुए दिखेगा। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि चाइना अब इकोनॉमिकली थोड़ा थोड़ा यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है, पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। तो इसके लिए ओवरऑल मेटल पैक का मुझे पॉजिटिव लग रहा है और नाल्को इस पैक में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक्स है। तो ये 200 अगर एक बार क्रॉस करता है तो उस समय आप वापस एक नजरिया ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि 200 तक आपको ये जाते हुए इजीली दिख जाएगा। चलिए, तो ये व्यू है अगले 6 महीने के लिए नाल्को में और रुके रहने की सलाह। पद्मा जैन कोलकाता से मेरे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार पद्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पूछिए। नमस्ते नमस्ते, पूछिए। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे पास में टाटा स्टील है 5000 शेयर, जी मैम। 160 रुपए में लिया हुआ है। तो अब मैं ये चाहती हूँ इसका कितना स्टॉप लॉस लगाऊं और 2 साल तक रख सकती हूँ, तो इसमें मेरे को क्या प्रॉफिट होगा और क्या इसका टारगेट है? चलिए, मुनाफे में तो आप अब भी बैठी हुई हैं मैम, और 2 साल का नजरिया आपने और बनाकर रखा हुआ है। विवेक, 160 की बाइंग प्राइस है, तो होल्ड करिए। पद्मा जी, आप जिस हिसाब से पीछे किसी को डांट रही थी, मुझे लगता है कि एकदम बुलंद है स्टील के जैसे ही आपकी आवाज भी। तो मुझे लगता है अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि चाइना रिकवरी दिखा रहा है और ओवरऑल जो स्टील पैक है ये आपको बहुत अच्छा करते हुए दिखेगा आगे चल के, पर्टिकुलरली स्टील और पर्टिकुलरली टाटा स्टील, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री लेवल्स पे जाने की कोशिश में है और मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट हो जाएगा अगले 1-1.5 साल के अंदर। तो आपका अगर नजरिया 2 साल का है तो इसको पक्का होल्ड करिए और ये भी आपको इजीली मुझे लगता है कि ये 200 तक आपको जाते हुए दिखेगा शॉर्ट टर्म में। चलिए, तो आराम से आप होल्ड कर बैठे रहिए और शॉर्ट टर्म में 200 तक के लेवल्स भी यहाँ पर जाने की संभावना है। दिल्ली से प्रियंका मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। प्रकाश, माफ कीजिएगा, प्रकाश जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। मैडम, मेरे अबन ऑफशोर हैं और रतन पावर है, 2 स्टॉक हैं। रतन पावर मैंने 19 रुपए में लिया है। ओके। और अबन ऑफशोर 950 रुपए में। ओके। अबन ऑफशोर आपने 950 में लिया हुआ है जी। और दूसरा आपने कितने में लिया है? दूसरे लिया मैंने 19 रुपए में, रतन पावर। और आपका नजरिया क्या है? मेरे तो बस वो इन्वेस्टमेंट के लिए किया था, मतलब लॉन्ग टर्म ही, मतलब बेनिफिट जब मिल जाए। ऑलराइट, रतन पावर आपने लिया है 19 में। विवेक? देखिए, रतन पावर अभी जो ओवरऑल पावर रिफॉर्म्स चल रहे हैं देश में, और अगर ये ऐसे ही अगर चलते रहते हैं नई सरकार का गठन होने के बाद, तो मुझे लगता है कि रतन पावर यहाँ से आपको अच्छा करते हुए दिखेगा। मुझे लगता है कि वापस आपको एक स्टॉप लॉस करीबन 16 रुपए का लगा के इसमें बने रहना चाहिए। जो पिछली बार रिजल्ट आया था वो बहुत ही शानदार आया था, ऑफकोर्स उसमें एक वन ऑफ भी था, तो इसके लिए और भी अच्छा दिख रहा था रिजल्ट। लेकिन ओवरऑल कंपनी टर्न अराउंड मोड में है। मुझे लगता है कि यही अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये आपको 22-24 रुपए जाते हुए दिखेगा। लेकिन जैसे कहा, बहुत ही छोटी कंपनी है और रिस्की बेट हो सकता है ये फिलहाल, तो इसके लिए आपको करीबन 16 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें बने हुए रहना चाहिए। आप इनको सलाह देना चाहेंगे विवेक? कौन सा बोल रहे हो? एबान ऑफशोर। देखो, अबान ऑफशोर मुझे लगता है कि बहुत ही छोटी कंपनी है, इसको आप अगर अवॉइड करो तो बेटर है। एक्चुअली ये ड्रिलिंग सर्विसेज में है और ये अगर हिस्टोरिकली देखो तो इन्वेस्टर्स को काफी इसने डिसअपॉइंटमेंट दिया था। तो पिछले 10-15 साल का अगर डेटा देखो तो, या रिसेंट पास्ट में ये अच्छा कर रहा है। लेकिन ड्रिलिंग सर्विस में ही आपको अगर जाना है तो इंजीनियर्स इंडिया जो सरकारी कंपनी है और एकदम सॉलिड फुटिंग पे है, उसको आप ऐसे ऑल्टरनेटिवली देख सकते हो। तो अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इनको भी इतना डिसअपॉइंटमेंट मिला है, तो चक्कर यही है इसमें से, मतलब मुझे कोई दोनों ही स्टॉक्स पर। पूजा मुंबई से फोन लाइन पर है मेरे साथ। नमस्कार। हेलो जी पूजा। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं?
मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया। मेरा सवाल दीपक फर्टिलाइजर पे था मैम। काफी समय से मैंने 6 महीने से इसको होल्ड रखा है और मेरी बाइंग प्राइस जो है 653 की है और क्वांटिटी 1000 है। तो एक टाइम तक तो उसने मुझे 1.5 लाख तक का भी लॉस दिखाया है, बट मेरे पास उसको कैपिटल नहीं था एवरेज वगैरह करने के लिए। तो अभी मैं 73 के लॉस पे हूँ, क्या करना चाहिए मैम? 6 महीने से काफ़ी ऊंचे भाव पर आपने लिया है, वहाँ से काफ़ी टूट भी चुका है। राजेश, क्या व्यू होगा नियर टर्म आउटलुक? 653 की इनकी बाइंग है। देखिए, फिलहाल स्टॉक जो है एक बेस बन रहा है अराउंड 550 और 560 के रेंज में। 200 डे वीकली मूविंग एवरेज है एंड यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा है और डेली चार्ट में एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम में 660 के लेवल्स आ सकते हैं। तो वहाँ पे वापस रीचेक करना होगा क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस अटेम्प्ट में वहाँ से काफी अच्छा सेलिंग है। तो 650 660 के रेंज में एक बार वो अपने पोजीशन जो है लाइट कर सकते हैं। राइट, तो पूरा आपको ये सलाह आ रही है दीपक फर्टिलाइजर पर। और इसी के साथ शोएब बाज़ार सबका अधिकार में आज के इस शो को हम यहीं समाप्त करते हैं और दर्शकों को फिर भी कहेंगे कि अगर सवाल पूछना चाहें तो अपने सवाल QR कोड पर स्कैन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, विवेक और राजेश, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया।